बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मिलिट्री आए और इनको रोके क्योंकि ये टेररिस्ट हैं। अपना सारा प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। सारी डेमोन्स्ट्रेशंस में अभी तक जब तक की हम बात कर रहे हैं 77 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 14 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। से छुटकारा पाया। बेशक इसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत ज्यादा कत्लो-गारत हुई। एक गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम की वजह से इतना अनरेस्ट फैल गया कि गवर्नमेंट को कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा। मिलिट्री और पुलिस इन्वॉल्व हो गई और इंटरनेट 11 डेज के लिए टोटली बंद कर दिया गया। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 लोग मर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 200 लोग मरे हैं और उससे ज्यादा इंजर्ड भी हैं। जावेद अख्तर जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के फॉरेन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है जब से इंटरनेट बंद है। अब ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से इतना कर्फ्यू लग गया, इतने लोग मारे गए और इतना ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान हो गया, ये हम अनकवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अब इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1970 की बात है जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में तो बहुत सारी पार्टीज थी जो कंटेस्ट कर रही थी और सब पार्टीज ने अपनी अपनी सीट्स जीती। इस साइड पे जो सबसे ज़्यादा सीट्स जीतने वाली पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसको हेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे, जिन्होंने 86 सीट्स जीती। और दूसरी साइड वेस्ट पाकिस्तान में जो पार्टी डोमिनेट कर रही थी वो अवामी लीग थी, जिसको हेड कर रहे थे मुजीबुर रहमान। और इसी जनरल इलेक्शंस में उस पार्टी ने 167 सीट्स जीती, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनती है। पार्लियामेंट में 333 सीट्स थी और उसमें से 167 अवामी लीग के पास थी। मसला ये हुआ कि इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को एज प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, उस साइड पे बहुत अनरेस्ट पैदा हो, बहुत ज़्यादा राइट्स हुई, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, बहुत एहतजाज हुआ। उसके बाद इन दोनों ने आपस में मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट होगा और मुजीबुर रहमान जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इस बात पे कोई फैसला नहीं हो सका, ये बात ऐसी की ऐसी रहेगी। जो दूसरा सबसे बड़ा मसला था वो था जुबान का मसला। अब ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग थे वो बंगाली बोलते थे और उस जमाने में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान को मिला के ज़्यादातर लोग जो थे वो बंगाली स्पीकिंग थे, उर्दू स्पीकिंग नहीं थे। लेकिन बार बार कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज बनाया जा रहा था और उर्दू ही उनके ऊपर थोपी जा रही थी, जिस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके बाद एक ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया, पहले ये प्राइम मिनिस्टर वाले मसले के बाद और फिर ये लैंग्वेज वाला मसला भी साथ साथ चल रहा था। और मुजीबुर रहमान के अंडर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपना सेपरेट होमलैंड मांगना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा एहतजाज और बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया। और वहाँ पे बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट चल पड़ी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का कह रही थी और इसी बात की वजह से उन्होंने अपनी सेपरेट नेशन मांगनी शुरू कर दी। अब मार्च 25, 1971 में इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के उस टाइम के आर्मी चीफ याहिया खान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन को कुछ इंटरनेट के सोर्सेज और रिपोर्ट्स बांग्लादेशी जेनोसाइड भी बोलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ज़्यादा बंगालियों को मारा था और बहुत ज़्यादा मैसेकर किया था। इस चीज़ के रिस्पॉन्स में बंगाली मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और कुछ सिविलियंस भी, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उन्होंने एक अपनी फोर्स बनाई जिसका नाम रखा मुक्ति बाहिनी। इस मुक्ति बाहिनी फोर्स ने गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत पाकिस्तान आर्मी से लड़ना स्टार्ट कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने भी ये वॉर ज्वाइन कर ली और वो इस मुक्ति बाहिनी फोर्स के साथ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अब मुक्ति बाहिनी और इंडियन मिलिट्री प्लस हो के बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और दूसरी बात ये थी कि एयर फोर्स में इंडिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गई थी पाकिस्तान की आर्मी को। तो पाकिस्तान आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 में ढाका में सरेंडर कर दिया और ये सरेंडर करने के बाद बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क बन गया। 1972 बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बिल्कुल अगले ही साल बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी या जो लड़े इस मुल्क के लिए, उनके बच्चों को हम 30% कोटा देंगे गवर्नमेंट की सीट्स में। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें 30% कोटा जो होगा वो इन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों का होगा। और ये टोटल मिला के 56% बनता था, जिसमें 5% डिसेबल्ड लोगों का भी था और 1% माइनॉरिटीज का कोटा भी था। अब मसला यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ, मसला स्टार्ट तब हुआ जब चिल्ड्रन के बाद ग्रैंड चिल्ड्रन की बारी आई और ये कहा गया कि अब ग्रैंड चिल्ड्रन को भी उसी कोटे में डाल दिया जाएगा। जो बाकी के स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश
के वो इस चीज़ से बहुत नाखुश थे, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। 32 मिलियन यंग पीपल वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 170 मिलियन। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये बात उठाई कि ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें पहले ही सीट्स नहीं मिलती, पहले ही जगह नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती, तो ये 30% वाला कोटा जो है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये अनफेयर है। क्योंकि अब ये ग्रैंड चिल्ड्रन की बारी आ गई है, तो अब ये सीट्स बिल्कुल मेरिट पे हल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटीज़ का कोटा है और जो डिसेबल्ड का कोटा है इसको रखें, बट ये 30% वाला कोटा जो है इसको ख़त्म करें। इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी एहतजाज और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल किया गया इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। 2018 के अंदर हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये कोटा सिस्टम नहीं चलेगा और सारी जितनी भी सीट्स हैं ये 30% वाली ये ख़त्म करके मेरिट बेस्ड सीट्स ही मिला करेंगी। क्योंकि इस केस में ये तक कहा गया था कि कुछ लोग जो हैं वो फ्रॉड करके डिसेंडेंट्स बन जाते हैं फ्रीडम फाइटर्स के। जो डिसेंडेंट्स नहीं भी होते वो अपना नाम डिसेंडेंट्स में करवा लेते हैं। अगर किसी की सिफारिश चलती है या किसी का ऊपर तक हाथ पड़ता है तो वो अपना नाम फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स में लिखवा के इस कोटे में एंटर हो जाता है और ईजिली सीट हासिल कर लेता है। बाकी जो दूसरे मेहनती ऑन मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। इसके अबॉलिश होने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स ने एक अपील दायर कर दी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कि ये जो कोटा सिस्टम है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आपको तो पता ही है वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, वो एक डिक्टेटर से कम नहीं थी। और आपको पता है कि डिक्टेटर के जेब में होता है सारा कुछ, पुलिस हो, आर्मी हो, कोर्ट्स हो, सब उसके पास ही होता है। तो ये एक सिर्फ एक मूव थी जो केस किया गया अपील की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट करना चाहते थे। क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट पोस्ट पे यही चाहते थे कि हमारे अपने ही लोग हायर हों। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर हमारे ही लोग हों, हमारे क्लोज लोग, हमारे सपोर्टर्स, हमारे लॉयल लोग ही हों, ताकि हम अपनी मर्जी से मुल्क को चला सकें। इस अपील का फैसला जून 2024 में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और कोटा सिस्टम दोबारा से बहाल कर दिया। इस डिसीजन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर आ गए, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मैस किलिंग शुरू हो गई। और ये बात सबसे पहले तब शुरू हुई जब एक स्टूडेंट जिसने स्टिक पकड़ी हुई थी और वो एहतजाज कर रहा था और उसको डायरेक्ट गोलियां मार के मार दिया गया था। क्योंकि ढाका में ये ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और हसीना जो उनकी पीएम है उसने इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि मिलिट्री आए और इनको रोके क्योंकि ये टेररिस्ट हैं। उसके बाद 22 जुलाई 2024 को स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जिसका नाम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि हम ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन, सारी स्ट्राइक्स 48 आवर्स के लिए रोक देते हैं। और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर हसीना को कहा कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ का डिसीजन लें। 48 आवर्स के बाद ये 48 आवर्स फर्दर भी डिले की गई, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बल्कि उल्टा रिस्पॉन्स ये आया कि प्राइम मिनिस्टर हसीना ने बोला कि अगर हम फ्रीडम फाइटर्स को नहीं देंगे सीट्स तो क्या हम गद्दारों को देंगे। अब ये एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रॉमैन फैलेसी सी जो खेली हसीना ने, और ये एक प्राइम मिनिस्टर का कहना बनता नहीं है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट्स दे, ऐसी फजूल स्टेटमेंट्स दे, बड़ी अजीब बात है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगर हम इसको एनालाइज करें कि तो इसका मतलब है कि फ्रीडम फाइटर्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बांग्लादेश में वो सारे गद्दार हैं। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो कहता था कि आप जितने स्टूडेंट्स मरे हैं इन डेमोन्स्ट्रेशंस में उनकी फैमिली को कंपनसेट भी करें, ये कोटा स्कीम भी ख़त्म करें। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो माफ़ी भी मांगे उन सब स्टूडेंट्स से जिन्होंने अपनी जान दी है इस मामले में। अब 30 जुलाई 2024 आ जाती है और हसीना टोटली इग्नोर कर देती है हर तरह की डिमांड जो स्टूडेंट्स उनसे करते हैं उसको, और स्टूडेंट्स जो है वो अपना सारा प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। इन सारी डेमोन्स्ट्रेशंस में अभी तक जब तक की हम बात कर रहे हैं 77 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 14 पुलिस ऑफिसर्स भी थे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी गन्स और पिस्टल्स लेके बाहर निकल आए थे और डायरेक्ट फायर हो रहा था एक दूसरे पे। और ढाका की वीडियो देख के ऐसा लगता था जैसे ये कोई गेम चल रही है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी गेम चल रही है। जिस तरह एक दूसरे पे फायरिंग की जा रही थी वो लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। ढाका एक बैटल ग्राउंड बन गया था।
और अब स्टूडेंट्स की जो फरमाइश थी वो कोटा सिस्टम से हट के ये हो गई थी कि हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर उनकी, वो रिज़ाइन करे और अपनी प्रीमियरशिप छोड़ दे। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पुलिस और मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी था। वो लोग स्टूडेंट्स को मार धाड़ कर रहे थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में रुक ही नहीं रहे थे, स्टूडेंट्स को कोई रोकने वाला था ही नहीं, वो डर ही नहीं रहे थे बिल्कुल। उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। इवन स्टूडेंट्स ने आर्मी की गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के नारे भी लगाए, ऊपर चढ़ के डांस किए। उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी कि स्टूडेंट्स अपनी जान भी दे रहे थे, लेकिन दे वर सो डिटर्मिन्ड कि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। और उसके बाद यहाँ तक बात आ गई कि आर्मी ने भी अपना हाथ थोड़ा सा उठा लिया, क्योंकि उनके एक्स आर्मी चीफ की ट्विटर पे ये ट्वीट आ गई थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रूप्स को वहाँ से हटा लें और स्टूडेंट्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें। और उसके एक्स आर्मी चीफ ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी रेड कर ली थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो स्टूडेंट साइड पे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात इतने ख़राब हो गए कि पुलिस वाले डायरेक्ट स्टूडेंट्स को गोलियां मारने लग गए, उन्हें मारने लग गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 200 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है। जो मेन सारा वाक़या हुआ, जो मेन सारी प्रोटेस्ट हो रही थी, डेमोस्ट्रेशन हो रही थी, वो ढाका में ही हो रही थी। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट से हमें ये भी पता चलता है कि बाकी शहरों में भी उनको प्रोटेस्ट वगैरह दिखे हैं, बाकी शहरों में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन मेन जो सब कुछ हो रहा था वो ढाका हो रहा था, जो एक मैदान जंग बना हुआ था। अवामी लीग की अपोजिशन पार्टीज थी, वो भी ज्वाइन कर ली। कई पुराने जो एक्स मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लिया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट मिलने लग गई। आसिफ मोहम्मद जो एक की प्रोटेस्टर था, उसने अपनी फेसबुक पे पोस्ट की कि पिक अप योर बैम्बू स्टिक्स एंड लिबरेट बांग्लादेश। तो देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग दी स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मरे भी, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा जुल्म भी हो रहा था, लेकिन स्टिल दे वर नॉट स्टॉपिंग एट एनी कॉस्ट। दे वांटेड टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम दिस डिक्टेटरशिप। उसके बाद उनके आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान की भी एक स्टेटमेंट आती है, और वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो हमेशा अपने लोगों के साथ लॉयल रही है। और उनकी स्टेटमेंट से ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हैं या वो गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन ये साफ पता लग रहा था कि ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो स्टूडेंट्स को अकाउंटेबल ठहराएं और अपने मिलिट्री को कहें कि इनको रोको। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिल्म स्टार्स, म्यूजिशियंस और टीवी आर्टिस्ट और हर बंदा जो था वो स्टूडेंट्स की सपोर्ट में बाहर आ गया, और इंटरनेट पे कैंपेन्स शुरू हो गई, और बहुत बड़ा मैसिव लेवल पे ये चीज़ पहुंच गई। और जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि कोई भी चीज़ इन्हें रोक नहीं रही, पुलिस भी इन्हें रोक नहीं सकी, और बिल्कुल भी मिलिट्री ने भी हाथ उठा लिया, तो हसीना ने ये किया कि अवामी लीग के जो सपोर्टर स्टूडेंट्स थे, जो कि बेसिकली गुंडे बदमाश टाइप लोग ही होते हैं, जो इस तरह पोलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स होते हैं, उनको उसने कॉल आउट किया और कहा कि इन स्टूडेंट्स को रोको, और अवाम को अवाम से ही लड़वा दिया आपस में। और वो भी गुंडे बदमाश बाहर निकले, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मारा, जुल्म किया, और उसके बाद स्टूडेंट्स ने भी रिटेलिएट किया। तो काफ़ी ज़्यादा खून खराबा इस वजह से भी हुआ। एक यंग फीमेल प्रोटेस्टर सखावत ने भी ये बयान दिया कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कोटा सिस्टम नाउ। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो एक फ्री बांग्लादेश में पैदा हों। हम इस डिक्टेटरशिप वाले बांग्लादेश से तंग आ चुके हैं। जो अवामी लीग के फर्दर लीडर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, और ऑलमोस्ट एक महीने के बाद, जिस पूरे महीने में इंतहाई कत्लो गारत, डेड बॉडीज़, शूटिंग और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस और एहतजाज और पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ, 5 अगस्त 2024 को हसीना ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, उसने रिज़ाइन दिया और वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया चली गई। उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो उसके घर एंटर हो गए, वहाँ भी बहुत तोड़ फोड़ की, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे खाना भी खाया जो वहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेट पे, ये वीडियोस कुछ ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश के इन स्टूडेंट्स को एक्यूज़ किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अभी ये एक्यूजेशन कितनी सच्ची है कितनी नहीं, कि उन्होंने वहाँ पे बांग्लादेश में अब हिंदू टेम्पल्स भी जलाए हैं, उन्होंने हिंदू लड़कियों का रेप भी किया है, उन्होंने वहाँ पे मारधाड़ भी की है, हिंदुओं को मारा भी है। अब ये कुछ रिपोर्ट्स अभी तक फाइनलाइज तो नहीं हुई, जब ये फाइनलाइज होंगी तो अगर ये बात सच है या झूठ है, जो भी है, इसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे पहले कंफर्म करना है कि ये रिपोर्ट्स वगैरह कितनी सच्ची हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है बांग्लादेश के इस बात के ख़िलाफ़ कि ये जो राइट्स हुई हैं स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादती की है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो यही है कि लोगों की, आवाम की पावर किसको कहते हैं, ये बांग्लादेश ने साबित कर दिया। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने बता दिया कि अगर आप यूनाइटेड हैं और अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो आप
स्टूडेंट्स सिर्फ मिलके एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। बांग्लादेश ने जो किया है वो अगले आने वाले सालों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये एक इतनी हिस्ट्री मेकिंग चीज़ है कि ये इट विल बी रिटन इन द बुक्स। और 2024 में बांग्लादेश में एक नई रेवोल्यूशन आई जिसमें उन्होंने एक डिक्टेटर से छुटकारा पाया। बेशक इसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। वो जीत गए। यूनिटी क्या होती है, करेज क्या होती है, हमें इन्हीं से सीखने को मिलता है। क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान वाली साइड है, जो अब पाकिस्तान है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनाजा उठा सकते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आज तक आपको नहीं नज़र आएगा कि कभी कोई ऐसे बाहर निकला हो। निकलते हैं 4-5 लोग, 6 लोग, लेकिन उनकी सपोर्ट में कोई नहीं निकलता। हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा अनफेयर टैक्सेस लगते हैं, हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा पहाड़ गिराए जाते हैं महंगाई के, लेकिन हमारी यूथ कहाँ है, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, हमारा यंग ब्लड कहाँ है, आपको कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने जो कर दिखाया दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। सारी दुनिया उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग उनसे इम्प्रेस हैं, बहुत लोग उनको एज एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ कि अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, करेज ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपके साथ यही होता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरह आवाज़ उठानी चाहिए अपनी ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स के खिलाफ? अगर आपकी कुछ ओपिनियंस है इस बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक्चुअली इस चैनल पर क्राइम वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियोज़ हो तो वो भी बना लेता हूँ। अगर आप एक ऐसी क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं जिसमें एक इंसान बच्चों का मर्डर करता था, उनको रेप करके डार्क वेब पे उनकी वीडियोज़ बेचता था, तो इधर क्लिक करें। अगर आप एक ऐसी क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं जिसमें एक रिक्शे वाला औरतों को मर्डर करता था, उनको बैठा के जो उसकी सवारियां होती थी, तो इधर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।